यूट्यूब पर आपकी जानिब से जो सवालात हमारे पैनल से पूछे गए हैं उनके सामने रखते हैं। उमर चीमा साहब, मुरीदके में तहरीक लब्बैक के एहतजाज पर पुलिस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैल गईं। पुलिस एक्शन और हलाकतों से मुतालिक गैर तस्दीक शुदा मालूमात मुख्तलिफ अफराद ने शेयर की, तो ऐसे में जाली खबरों का मुकाबला कैसे किया जाए? मुबशर, मुझे तो बहुत सारी कॉलें आई लोगों की, और मैं ऑनेस्टली मैं को पहले इसको इतना फॉलो नहीं कर रहा था। जब लोग मेरे से रब्ता कर रहे थे तस्दीक करने के लिए कि सुना है कि फलां की हलाकत हो गई है, इतने बंदे मारे गए हैं, उसके बाद मैंने चीजें दोबारा चेक करना शुरू की। देखें, बात यह है, हमने जैली खबरों को फ्री स्पीच के नाम पे बहुत ज्यादा एक ट्रॉलेट किया है। लोगों के लिए ये धंधा है, उनके लिए ये फ्री स्पीच नहीं है। इससे उनके पॉलिटिकल पर्पस सर्व होते हैं, इससे उनके इकोनॉमिक पर्पस सर्व होते हैं। सच से कुछ भी सर्व नहीं होता। आप मुझे ये बताएं ना कि अगर आप एक जैली खबर फैलाएं तो उससे आपको डॉलर मिलते हों, और दूसरी तरफ आप हकायक बयान करें तो कोई आपकी बात सुनने को तैयार ना हो, तो क्या लोग किस में इंसेंटिव ज्यादा फील करेंगे? ये चीज बड़ी डेंजरस होती जा रही है। आने वाले टाइम पे ये और ज्यादा डेंजरस होगी। लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि जब तक इस चीज पर इंटरनेशनली कोई अलायंस ना बने, ये चीजें ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन इंटरनेशनली क्या हो रहा है, अभी यूरोपियन यूनियन वाले इन्हीं के को इनको रेगुलेट करना चाह रहे थे, सोशल मीडिया को। उस पर ट्रंप साहब दरमियान में आ गए, उन्होंने कहा जी कि आप अमेरिकी कंपनियों को रेगुलेट करेंगे तो मैं और टैरिफ लगा दूंगा। तो पहले तो ये मैं समझ रहा था कि इस पे कोई ग्लोबल अलायंस बन जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी नहीं बनेगा। तो अब मुझे सूरत हाल यही नजर आती है कि दिन ब दिन ना लोग जब तक किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं होंगे, इधर से वापसी मुमकिन नहीं है। हम एक डेंजरस दौर में रहते जा रहे हैं। इधर जो है यानी कि हर बंदा किसी के बारे में, अभी मैं ये जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो दरमियान में जब मैं आपसे यानी कि कोई और दोस्त जो है वो बात कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि एक ट्विटर हैंडल है, वो मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के साथ मेरे समेत यानी कि मुझे मेरे से भी कोई बयानात उसने मंसूब किए हुए थे, और नीचे जो मेरे वाला बयान था उस पे कोई 1,500 रीट्वीट हुए हुए थे। वो बात जो कि मैंने की ही नहीं है, और बाकी लोगों अंदाजा के लगा। बारे में भी। अभी जो है ये, इसके लिए हमें अपने लेवल पर कोशिश करते रहनी चाहिए, ताकि ये हमारे कोई जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस बारे में सेंसिटाइज कर सकें। मैं तो कई दफा बात कर चुका हूं कि जो मीडिया लिटरेसी है इसको हमारे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन वो ना सोशल मीडिया वाले जो है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो हुकूमत है वो भी इस चीज में कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कोई एक संजीदा इस पे कोई एक्शन ले या कोई एक इकदाम ले करे। सही। अगला सवाल जो यूट्यूब पर पूछा गया है वो रीमा आपके सामने रखते हैं। वो ये है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल मंजूर नहीं हुआ, लेकिन सूबे में नया वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उनको मुंतखब कर लिया गया है। इसके खिलाफ JUI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए इस इंतखाब को गैर आइनी कहा था, जिसे कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए गवर्नर को हल्फ लेने का हुक्म दिया है। आप इस सियासी हलचल को कैसे देखती हैं? जी मुबशर, पिछले हफ्ते जब हम इस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था मैं कोई ड्रामा एक्सपेक्ट नहीं करती। प्रीमेच्योरली मैंने कहा था, बिल्कुल गलत, क्योंकि ड्रामा तो हुआ, और बिल्कुल ही फजूल ड्रामा हुआ, जो लीगली जिसकी कोई पुटिंग या कोई बेसिस नहीं है। जैसे आइन को मैं पढ़ती हूँ, आर्टिकल 138, उसमें ये गवर्नर के जो इस्तीफा मंजूर होने की कोई बात नहीं की गई। इस्तीफा दे दिया गया, गवर्नर तक पहुंच गया, और वहां पे मेरा ख्याल है मामला खत्म हो जाता है और नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है। गवर्नर ने ये कह के कि मैं छुट्टी पे हूँ या आपके सिग्नेचर्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहे और आप मेरे पास आए, तभी तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस्तीफा, ये मैं कहूंगी कि अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की बहुत मौकरी है। उसका आपने मजाक बनाया एक ऐसी चीज करके जो क्लियरली ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और क्यों? जस्ट सो दैट आप ज्यादा कुछ वक्त जो है वो गुजर जाए और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन फौरन ना हो, या शायद जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उससे जो हमारी रियासत है उनको कोई इश्यूज हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त कोई लीगल इसमें इशू नहीं है, और हमने ये पहले भी देखा है। उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं उन्होंने भी कहा मैं ओथ नहीं लूंगा हमजा शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि बुजदार साहब का जो रेजिग्नेशन था वो गलत तौर पे एक्सेप्ट हो गया। हमने असद कैसर साहब का भी देखा, जिन्होंने अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन था, रेजोल्यूशन थी, उसी को डिसमिस कर दिया कह के कि ये अमरीकी साजिश पे हुआ है।
तो हम ये देखते आए हैं पीटीआई के दौर में भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए बिल्कुल गलत इस्तेमाल करते हैं अपने इख्तियारात। और यहाँ पे तो गवर्नर का इख्तियार था भी नहीं कि वो इस्तीफा कबूल करें कि आगे इलेक्शंस हो। मेरा ख्याल है इस्तीफा जब दे दिया गया तब से ही वो किक इन करता है और नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है, जो असेंबली ने किया। चाहे आपको वो पसंद है सुहेल आफरीदी साहब या नहीं, चाहे आप उनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, बात सिंपल है कि केपी में पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स की, अनफॉर्चुनेटली ये भी एक सिचुएशन है कि वो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स हैं, उनकी मेजॉरिटी है, उन्होंने अक्सरियत से अपने चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया। हम चाहे जितनी भी क्रिटिक करें उन पे, जायज है, लेकिन ये हक जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स का, उनके एमपीएस का केपी असेंबली में है, वो हम नहीं छीन सकते। और उसमें मेरा ख्याल है गवर्नर ने अपने आप को बहुत एक्सपोज किया और अपनी पोजीशन को छोटा किया, इसमें रुकावट डाल के, जिसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो यूट्यूब पर पूछा गया है, इरशाद भट्टी साहब आपके सामने रखते हैं। सवाल यह है कि गुज़श्ता एक माह के दौरान भारत में आई लव मोहम्मद लिखने पर मुसलमानों की गिरफ्तारियां और घरों की मुसमारी हो रही है, क्या यह भारत का मजहबी तासुब नहीं है? पहली बात तो यह कि इससे बड़ी सादत की क्या बात हो सकती है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई गिरफ्तारी हो जाए। दूसरी बात यह है कि क्या आपको अभी भी लगता है कि भारत जो है वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ नहीं, या अक़लियतों को या किसी भी अक़लियत के उसके रस्म व रवाज, उसके मज़हब या उसके चाल चलन या उसके रवायात के ख़िलाफ़ नहीं? कौन है भारत में जो अक़लियत जो भारतीय इंतहा पसंदों से महफूज है? और मुसलमान तो ख़ास तौर पर इस्लामी तारीख़ से इस्लामी हीरोज़ को निकाल दो, शहरों के नाम इस्लामी नाम बदल दो, और जितने भी हीरोज़ हैं उनको विलन साबित करो बॉलीवुड के ज़रिए या अपनी तकरीरों के ज़रिए, और उन गाय का गोश्त खा रहा है या गाय का गोश्त बेच रहा है, इस इल्ज़ाम पर सरेआम कत्ल कर दो, घरों में घुस जाओ, कारोबार तबाह करो, घर तबाह करो, उनकी औरतों को उठा लो। और क्यों ना हो ये, क्योंकि गुजरात का कसाई सरेंडर मोदी इस वक्त भारत पर राज कर रहा है। 3000 मुसलमान बाकायदा मनसूबाबंदी से इसने वहाँ शहीद करवाए। तो लेकिन वक्त बदल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा और ये चीज़ें सेटल होंगी, मगर ये तासुब की बदतरीन शक्ल है जो भारत में इस वक्त है। से आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पर जो अगला सवाल है सैयद मोहम्मद अली साहब आपके सामने रखते हैं। ये है कि ट्रंप ने ईरान के साथ अमन मुआहदे की ख्वाहिश जाहिर की है, जबकि ईरान का कहना है कि जो मुल्क मुज़ाकरात के दौरान रिहायशी इलाकों और जौहरी तंसीबात पर हमला करे वो अमन की बात कैसे कर सकता है? आप इस पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि 1969 से लेके आज तक जो भी सूरत हाल रही है उसमें ईरान और अमेरिका के बराह रास्त एक नज़रियाती, तस्वीराती और जियोपॉलिटिकल एक कशमकश तो रही है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी जो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिश है वो मुस्बत है। लेकिन जो अफसोसनाक हकीकत है वो ये है कि ईरान के अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी पॉलिटिकल सिस्टम की, और जो अमेरिका की खसूसन जो कंजर्वेटिव जो पार्टी है उसकी भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एक दोनों का एरिया ऑफ कन्वर्जेंस पे अग्री करना और करीब आना, इसके इम्कानात बहुत कम हैं। ये जो अभी सवाल में भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया वो यकीनी तौर पे इम्पोर्टेंट है कि पिछले तकरीबन 46 ईयर्स जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आया, तो सदर ट्रंप वो पहले सदर हैं जिन्होंने बराह रास्त ईरान के एटमी प्रोग्राम और तंसीबात पे हमला किया। तो यकीनी तौर पे इस वक्त अगर मुज़ाकरात की बात होती भी है और अमन की जानिब पेशरफ भी होती है, तो जो ईरानी क़यादत है उसको अपने अवाम और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी कायल करना इतना आसान नहीं होगा अनलेस के सदर ट्रंप जो है उसमें बड़े टेंजिबल, सब्सटेंटिव और मतलब स्पेसिफिक इंसेंटिव्स दें या गारंटीज दें कि जनाब आइंदा कोई हमला नहीं करेगा अमेरिका
और ईरान के ऊपर जो माशी मसाइल हैं या उसके एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो खतरात हैं उनमें अगर कमी आए तो उसके इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन ईरान का जो थ्रेट परसेप्शन अमेरिका के हवाले से है वो 3 चीज़ों पर मबनी है। एक रिजीम चेंज का जो खतरा है, दूसरा जो उनकी एटमी तनसीबात के हवाले से, और तीसरा जो माशी दबाव मगरबी ताकतें खुसूसन अमेरिका उन पर डाल रही हैं। तो अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई पुरखलूस और संजीदा अमन की कोशिशें की जाती हैं तो वो उसी वक्त बारावर साबित होंगी जब इन 3 मामलात पे कोई पेशरफ सामने आएगी। ठीक है।